सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की, किशोर अपराध। कुछ बुक्स में आपको ये बाल अपराध के नाम से भी मिलेगा, चाहे बाल अपराध कहें या किशोर अपराध कहें, बात लगभग एक ही है। इंग्लिश में एक ही वर्ड दोनों के लिए काम आ रहा है, वो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। यहाँ दोनों सेम इसलिए है बच्चों, क्योंकि ये जो आदतें हैं जो हम अभी इस बाल अपराध के अंतर्गत देखेंगे, ये ऑलमोस्ट सेम ही हैं। जो चाहे 10 वर्ष का बच्चा हो या 14 वर्ष का बच्चा हो या 16 वर्ष का बच्चा हो, यानी कि चाहे वो बाल्यावस्था में है या किशोरावस्था में है, ये सभी जो अपराध की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। इसीलिए इसको इंग्लिश में एक ही वर्ड कहा गया, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, और हिंदी में बच्चे की एज के अनुसार हम उसका शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं कि अगर बच्चा 12-13 साल से छोटा है तो कह देते हैं कि ये बाल अपराधी है, और अगर 13 साल से बड़ा है तो कहते हैं किशोर अपराधी है। ठीक है, तो यहाँ बात हमें जो समझनी है वो ये है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी बच्चा जन्म से अपराधी नहीं होता है, बल्कि समाज में रह करके ही वो अपराधी या डेलिक्वेंट बिहेवियर उसका हो जाता है, वो अपराधी बन जाता है। और किनको कहा जाता है अपराधी? कौन है जो समाज के नियमों का पालन नहीं करता है। सामाजिक तौर पर जो कायदे कानून बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, उनका अगर पालन नहीं करता है तो वो बाल अपराधी या किशोर अपराधी कहलाता है। हालांकि ये प्रवृत्ति कुछ बच्चों में बचपन से ही देखने को मिलती है, और इसको रोकने के लिए ही बचपन से ही इसके लिए एफर्ट्स किए जाने चाहिए। मनोवैज्ञानिक हीली ने इन बाल अपराध या डेलिक्वेंसी को, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को इस तरह से परिभाषित किया है कि जो बालक समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है वह अपराधी कहलाता है, या वो आचरण जो है वो अपराध कहलाता है। दो बातें हैं, एक क्रिया है और एक नाउन है, संज्ञा है। ठीक है ना, तो बाल अपराध क्रिया हो गई और बाल अपराधी जो है वो संज्ञा हो गई। यहाँ दोनों को जो परिभाषा आपसे पूछी जाए परीक्षा में, उसी हिसाब से आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बाल अपराध की परिभाषा पूछी जाए तो आप उसको क्रिया के रूप में बताएंगे, और बाल अपराधी की परिभाषा पूछी जाए तो आप उसको नाउन के रूप में बताएंगे। यहाँ ये बात समझने वाली है कि जो कार्य कानून के द्वारा निषेध हैं, ठीक है ना, जिन काम को करने की इजाज़त कानून नहीं देता है, वही सब अपराध की श्रेणी में आते हैं, और इसीलिए उन्हीं के लिए सजा या जो भी रेक्टिफिकेशन, सुधार का जो प्रयास है वो उन्हीं के लिए किया जाता है। हालांकि बाल अपराधों की गणना करना बहुत कठिन है कि आप किस चीज़ को बाल अपराध की श्रेणी में रखें, किसको नहीं रखें, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हर समाज में एक सी की होती है। हालांकि बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो एक समाज में स्वीकार्य हैं तो किसी दूसरे समाज में वो अस्वीकार्य होती हैं। तो इस तरह से कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। ये समाज, देश, राज्य, या हम यूँ कह लें कि परिस्थिति के अनुसार बाल अपराध की परिभाषा भी बदलती है, या उसमें शामिल होने वाले जो अपराध हैं जो उनको, उस बातों को हम इसमें शामिल करते हैं। यहाँ जो हम उनकी बात करेंगे जो कुछ कॉमन हैं, जो सब जगह गलत ही माने जाते हैं। हम चाहे किसी भी समाज में, किसी भी देश में चले जाएं, वो गलत ही माने जाते हैं। जैसे चोरी करना यानी कि स्टीलिंग, स्कूल या घर से भाग जाना, ट्रोएंसी इसको कहा जाता है। माता पिता अथवा संरक्षक जो गार्जियंस होते हैं उनके नियंत्रण को नहीं मानना, गंदी तथा भद्दी भाषा का प्रयोग करना, और अड्डे बनाना, गैंग फॉर्मेशन करना, बुरे व्यक्तियों के साथ रहना, कानून को भंग करना, डिसओबे द लॉ,
फिर रात्रिकालीन में बिना कारण सड़कों पर घूमना, सिगरेट पीना, शराब पीना और ऐसे कार्य जिनसे दूसरे को चोट पहुंचने का खतरा हो। यौन अपराध, जिसको हम सेक्सुअल क्राइम भी कहते हैं, आजकल इसको सेक्सुअल हैरासमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बिना आज्ञा किसी के घर या गाड़ी में घुस जाना, झूठ बोलना और दूसरों के साथ मारपीट करना, जिसको बुलिंग भी कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन बातें हैं। इसके अलावा और भी बातें हो सकती हैं, वो हम जैसा पहले कह चुके हैं कि देश या समाज के अनुरूप वो घटती बढ़ती रहती हैं। अब बात करते हैं इसके कारण क्या हैं। ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं कि किशोर जो है वो अपराधी प्रवृत्ति को अपना लेते हैं या अपराधी बन जाते हैं। इसमें वंशानुक्रम को सबसे पहले कहा गया है, लेकिन ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि अपराध की प्रवृत्ति जो है वो जेनेटिकली नहीं आती है, आनुवांशिकता से नहीं आती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर माता पिता अपराधी हैं तो उनका बच्चा भी अपराधी ही होगा, या अगर माता पिता ने कभी जीवन में अपराध नहीं किया है तो बच्चा कभी भी अपराध नहीं कर सकता। तो ये जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उसने इस हेरिडिटी या आनुवांशिकता के पक्ष में ज़्यादा बात नहीं कही है। उनका सबका यही मानना है, ज़्यादातर वैज्ञानिकों का, कि इसका असर नहीं होता है या कम होता है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है शारीरिक कारण, फिजिकल फैक्टर, यानी कि किसी भी बच्चे का कि कोई अंग भंग होता है, कोई पैदाइशी अगर उसको कोई तकलीफ़ है शारीरिक, तो उसके कारण से, क्योंकि समाज में उसको हेय या नीचे दृष्टि से देखा जाता है, तो उसके कारण से उसमें हीन भावना घर कर जाती है और वो बदला लेने की नीयत से समाज से या घर परिवार वालों से या मित्रों से वो ये अपराधी प्रवृत्ति को अपना लेता है। उसके मन में समाज के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है और वो उनसे बदला लेने का प्रयास करता है। तीसरा आता है घर का वातावरण, होम एनवायरनमेंट। जन्म के बाद में क्योंकि परिवार के साथ ही बच्चा रहता है और सबसे ज़्यादा परिवार के संपर्क में रहता है, इसीलिए पारिवारिक वातावरण का सबसे गहरा, सबसे ज़्यादा असर होता है। उसमें भी हम पारिवारिक अगर वातावरण की बात करें तो उसमें 3 बातें मुख्य होती हैं। वो है माता पिता द्वारा तिरस्कार, 3 नहीं 4 बातें हैं इसमें। माता पिता द्वारा तिरस्कार, फिर विश्रृंखलित परिवार, मतलब टूटे हुए परिवार, ब्रोकन होम्स, और परिवार में अनैतिकता तथा भाई बहनों का प्रभाव। ये 4 बातें पारिवारिक वातावरण में मुख्य रूप से मानी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं माता पिता द्वारा तिरस्कार, यानी कि बच्चों को अगर माता पिता हर छोटी छोटी बात पर तिरस्कृत करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों से, चाहे वो घर के ही बच्चे हों या दूसरे पास पड़ोस के बच्चों से या क्लासमेट्स वगैरह से, अगर वो बार बार उनका तुलना करते हैं, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं अगर माता पिता, तो ऐसे बच्चों के मन में अपने प्रति हीन भावना हो जाती है और माता पिता या परिजनों के लिए मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है और वो उनसे गुस्सा होता है और उस कारण से वो उनसे बदला लेने का प्रयास करता है और अपराधी हो जाता है, क्योंकि माता पिता उसको मारते पीटते भी अगर ज़्यादा हैं तो भी ऐसा संभव होता है। कई बार माता पिता की मृत्यु के कारण से बच्चा अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है कि अब मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा अपराधी बन जाता है। फिर विश्रृंखलित परिवार, यानी कि ब्रोकन होम्स, जिसमें माता पिता में तलाक हो गया हो या किसी भी कारण से वो अलग रहते हों या उनमें आपस में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हों, तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि माता पिता दोनों की देखभाल नहीं मिल पाती है बच्चों को, तो फिर वो बच्चे अपराधी प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। विश्रृंखलित परिवारों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अपराध की प्रवृत्ति ज़्यादा पनपती है। बच्चों, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि लड़कियों में ये प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है लड़कों के कंपैरिजन में।
हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रोकन फैमिली में जितने भी विश्रंखलित परिवार हैं उनमें सब में बच्चे अपराधी बनेंगे ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और फिर बात आती है परिवार में अनैतिकता की, इलीगल वर्क इन द फैमिली, जिसमें परिवार में माता पिता ही गलत काम करते हैं, चाहे पिता हो या माता हो। अगर पिता ही चोरी करते हैं या उल्टे सीधे काम करते हैं तो उस परिवार में बच्चे, क्योंकि बड़ों को देख करके सीखते हैं, इसलिए वो उनको इमिटेट करते हैं और उनको लगता है मेरे तो पिताजी भी ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे ही कर सकता हूँ। या माँ भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, हो सकता है माँ में भी बुरी आदतें हों तो वो आदतें भी बच्चे जल्दी ले लेते हैं। और फिर भाई बहनों का प्रभाव होता है कि अगर माता पिता का प्रभाव ना भी पड़े तो किसी कारण से बच्चे ने अगर दोस्तों से या किसी और से कोई गलत आदत सीख ली है तो घर में अगर वो बड़ा है तो उसके छोटे भाई बहन उससे प्रभावित होते हैं और उसको देख करके वो भी सीख सकते हैं, और या फिर वो खुद भी अपने बड़े भाई बहनों को देख करके सीख सकता है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में बड़ों से सीख भी सकता है और अगर उसमें अपराधी प्रवृत्ति है तो छोटे उससे सीख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक वातावरण की। सामाजिक वातावरण वो कहलाता है जो घर से बाहर का वातावरण है। इसमें संगी साथी यानी कि कंपेनियंस, फिर विद्यालय की परिस्थितियाँ, स्कूल कैसा है, ये दोनों इसमें मुख्य होते हैं। संगी साथी यानी कि किन बच्चों के साथ में वो उठता बैठता है, वो उसके पास पड़ोस के मोहल्ले के बच्चे भी हो सकते हैं, स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था जब हमने उत्तर बाल्यावस्था को पढ़ा था तो उस उम्र में गैंग बन जाती हैं और बच्चे परिवार से ज़्यादा अब अपने दोस्तों के साथ में रहते हैं और उन्हीं से ज़्यादा उनको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। तो ऐसे में वो अच्छा बुरा जो कुछ भी सीखते हैं उसमें उनकी जो संगी साथी हैं उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कि अगर संगी साथियों में गलत आदत है तो बच्चे ये बाल अपराधी प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, जो आगे चलकर भी उनके साथ अगर रहती है, अगर उसको करेक्शन नहीं किया जाता है, सुधारा नहीं जाता है तो वो बड़े होकर भी अपराधी बन जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में इन बाल अपराधों के लिए बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और दूसरे आता है इसमें विद्यालय की परिस्थितियाँ। कई बार स्कूल में भी पढ़ाई पूरी नहीं है, टीचर्स ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं या छुट्टियां ज़्यादा हो रही हैं, बच्चे झूठ बोल करके घर से और स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल में भी टिकते नहीं हैं, वहाँ से दोस्तों के साथ में भाग जाते हैं इत्यादि। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं। या स्कूल के आसपास में गलत तरह की दुकानें हैं, जैसे शराब की, सिगरेट की, पान वगैरह, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, इस तरह की दुकानें अगर स्कूलों के आसपास में होती हैं तो बच्चों के लिए ईजीली एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, वो आसानी से वहाँ से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और कई बार माता पिता भी ज़्यादा पैसे दे देते हैं बच्चों को खर्च करने के लिए, तो फिर बच्चे उनसे ये गलत सामग्री इस तरह की खरीद लेते हैं। तो स्कूल की परिस्थितियाँ कैसी है, वो कहाँ है, स्कूल में अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता है तो भी बच्चे कंट्रोल में रहते हैं। तो परिवार के बाद में स्कूल ही ऐसा स्थान है जहाँ पर बच्चों पर नियंत्रण किया जा सकता है। और फिर इसके बाद में आता है मनोवैज्ञानिक कारण। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, इसमें संवेगात्मक तथा मानसिक दृष्टि से अपरिपक्व बालक दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, जो खुद मेंटली या तो रिटार्डेड हैं या इमोशनली जो अपरिपक्व हैं। ऐसे बच्चे जल्दी दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं और वो जल्दी गलत आदतें भी सीख जाते हैं। अपराध के संबंध में इसमें दो मुख्य कारण बताए गए हैं। मनोवैज्ञानिक जो कारण है वो दो मुख्य बताए गए हैं, एक है बौद्धिक दुर्बलता और दूसरा मानसिक रोग। बौद्धिक दुर्बलता यानी कि फीबल माइंडेडनेस। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अपराध प्रवृत्ति जो है वो मंदबुद्धि बालकों में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उनमें मानसिक हीनता होती है जो बचपन से ही उनमें ये कठिनाई को पैदा कर देती है और समाज द्वारा
स्वीकृत व्यवहार के साथ में वो समायोजन नहीं कर पाते हैं। मंद बुद्धि वाले बच्चों को आसानी से बहकाया भी जा सकता है, इसीलिए वो अपराध में उलझ जाते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसी तरह से मानसिक रोग, अगर कोई मेंटल डिजीज़ है, अगर बालक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो तो भी, और अगर उसकी इच्छाओं का ज़्यादा दमन किया जाए तो उसमें हीन भावना आ जाती है और ऐसे बच्चे भी शीघ्र अपराधी बन जाते हैं। अतः बच्चों को निर्बाध उद्दंडता और हिंसात्मक वो प्रदर्शन करते हैं, उसको ऐसा लगने लग जाता है कि घर में सभी मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। और फिर बात आती है आर्थिक कारणों की, इकोनॉमिक फैक्टर्स। घर की आर्थिक हालात कैसे हैं उसके ऊपर भी, क्योंकि निर्धनता, कहते हैं गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप इसीलिए मानी गई है क्योंकि गरीबी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को तो प्रभावित करती ही है, क्योंकि हमें अगर पूरा भोजन नहीं मिल रहा, रहने को हमारे पास में ठीक से घर नहीं है, या पहनने के लिए पूरा मौसम के अनुरूप कपड़ा नहीं है, तो फिर हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है। और ये इसी तरह से अगर गरीबी है, अगर निर्धनता है, तो उस कारण से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है वो बच्चे चोरी करना सीख जाते हैं या ऐसे अपराध करना सीख जाते हैं जिनसे जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में माने जाते हैं। और फिर बात आती है मनोरंजन का अभाव तथा दोषपूर्ण मनोरंजन। एक तो इसमें दो बातें एक साथ है, एक तरफ लैक ऑफ अम्यूज़मेंट, यानी कि बच्चों को मनोरंजन का मौका ही नहीं मिलता है, और दूसरी तरफ अगर मनोरंजन का मौका मिल रहा है तो वो डिफेक्टिव है, वो त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न घूमने फिरने जाने को मिलता है, न कभी भी बाहर कुछ खाने के लिए मिलता है, न कभी फिल्म देखने जाने के लिए मिलता है। तो ऐसे बच्चों में क्योंकि उनकी इच्छाएं दमित होती जाती हैं तो फिर वो किसी दूसरे रूप में उसको प्रकट करते हैं और फिर वो गलत तरीके अपनाने लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं। अब जैसे घर से अगर इजाज़त ही नहीं मिल रही तो फिर क्या होगा, घर में झूठ बोल करके जाते हैं, तो फिर अल्टीमेटली वो अपनी इच्छाएं तो पूरी कर रहा है ना, और उसके लिए गलत रास्ते अपना रहा है, तो वो एक तरह से अपराधी प्रवृत्ति हो गई। दूसरी तरफ जैसे अगर छूट भी मिली हुई हो, चलो माता पिता पैसे भी दे देते हैं, कभी पिक्चर भी देखने जाते हैं, लेकिन वही संगी साथियों का साथ ऐसा होता है जिसके कारण से कई बार गलत चीज़ें देखने लग जाते हैं। जो हिंसक फिल्में हैं जिनमें ज़्यादा मार धाड़ या अपराधी फिल्में हैं, ऐसी फिल्में देखने लग जाते हैं, ऐसी पत्रिकाएं वगैरह, मैगजीन्स वगैरह पढ़ने लग जाते हैं। जो मनोरंजन के जो साधनों का जिनका उपयोग कर रहे हैं वो उसमें अगर उचित नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर वो उनको अपराधी प्रवृत्ति का बना देते हैं। और लास्ट है इसमें पारिवारिक शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ चारित्रिक शिक्षा का अभाव, यानी कि जिसको हम नैतिक शिक्षा भी कह सकते हैं, मॉरल एजुकेशन, कि घर में भी कभी कोई बोलता ही नहीं है, बताता ही नहीं है कि चोरी करना अपराध है या झूठ बोलना अपराध है या बड़ों का कहना मानना चाहिए, या आपस में जो भी बात हो वो कम्युनिकेट करनी चाहिए माता पिता के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ इत्यादि, या घर में छोटे भाई बहन हैं तो उनको समझाया जाना चाहिए। तो नैतिक शिक्षा जो है वो दी ही नहीं जाती है या कम दी जाती है, या बच्चा कितना सही सीख रहा है कितना गलत सीख रहा है इस पर जब माता पिता ध्यान नहीं देते तो फिर इस तरह की परेशानी आती है। ये हमने बात करी थी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के कारणों की। अगली बार में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसकी रोकथाम के बारे में, कि रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।